देखिए इस टाइप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। मैन जो है आगे की तरफ बढ़ेगा तो प्लैंक पीछे की तरफ जाएगा। प्रैक्टिकली भी थोड़ा विजुलाइज करेंगे, सोचेंगे तो आंसर मिल जाएगा। वैसे फिजिक्स के टर्म में कैसे हम इसका जवाब देंगे। अगर मैन आगे की तरफ वॉकिंग करता है तो चूंकि उसको वॉक करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए? मैन के ऊपर, आगे की तरफ भाई, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है तो आगे तभी बढ़ेगा, फ्रिक्शन लगेगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ से अगर मैन के ऊपर फ्रिक्शन आगे लग रहा है तो प्लैंक के ऊपर किधर लगेगा? जब प्लैंक का एफबीडी बनाएंगे तो 3 फोर्स लगता हुआ दिखेगा। प्लैंक का 3 फोर्स लगता दिखेगा, एक नॉर्मल, दूसरा mg और तीसरा जो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है। अब स्वाभाविक सी बात है कि ऊपर नीचे तो प्लैंक मोशन करेगा नहीं। हॉरिजॉन्टल में केवल एक ही फोर्स लग रहा है तो पीछे जाना तय है। तो ये पीछे जाएगा या आगे जाएगा? और जाना भी क्यों चाहिए? नहीं, मतलब ये तो हम बता ही दिए, ओवरऑल जाना भी चाहिए। कोई और रीजन है क्या जाने का? हाँ रीजन है क्या कि बताइए, इस सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स कितना है? अगर सिस्टम का नेट फोर्स 0 है तो बड़ा लॉजिकल सी बात है कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास नहीं चलेगा। ये चलेगा और ये भी चलेगा, लेकिन इन दोनों का कहीं पर सिस्टम सेंटर ऑफ मास पाया जाएगा। जहां पाया जाएगा वो सेंटर ऑफ मास चलेगा ही नहीं। अच्छा, सेंटर ऑफ मास नहीं चल रहा है, जैसे ये सेंटर ऑफ मास के पहले लेक्चर में बताए थे कि 2 मास हैं, दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करेगा? कहीं बीच में। अगर हम ये कंडीशन रख दें कि जो बीच में सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, ये अगर इधर चला और सेंटर ऑफ मास नहीं चलना है तो मजबूरी किसको इधर चलना, क्योंकि इधर चला तो इसको इधर चलना पड़ेगा जिससे कि सेंटर ऑफ मास ना चले। और दोनों में रिलेशन भी होता है। क्या रिलेशन होता है? इसका मास इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका मास इसका डिस्प्लेसमेंट, दोनों बराबर जब हो जाएंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास नहीं चलेगा, वो जहां पर था वहीं पर रहेगा। क्लियर ना? ये कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इसीलिए प्लैंक उधर जाना चाहिए, मैन क्योंकि उधर गया। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बड़ा सिंपल तरीका एक बता रहे हैं। एक कंफ्यूजन बहुत तेज होता है, बाद में शॉर्टकट भी बता देंगे, वो अलग बात है। लेकिन अभी पहले बेसिक तरीका जानते हैं कि अगर कभी भूल गए तो ये तरीका 100% आपके सॉल्यूशन तक पहुंचा देगा। क्या तरीका है देख लेते हैं। करते क्या है इस टाइप क्वेश्चन में, हम लोग यहाँ पर इसके एंड पॉइंट पर हम ओरिजिन मान लेते हैं, ओरिजिन। ठीक है, तो ये तो इनिशियल स्टेट है। बाद में हम ये मान लेते हैं पूरा सिस्टम आगे बढ़ गया, जबकि हमें ये पता है कि प्लैंक पीछे जा रहा है। ये हम मतलब इमेजिन कर चुके हैं, मतलब एनालिसिस कर लिए हैं कि प्लैंक पीछे ही जाएगा। लेकिन हमारे सॉल्व करने का तरीका एक ही होगा, क्या कि पूरे सिस्टम को हम आगे शिफ्ट कर देंगे। हमें मान लिए कि प्लैंक, ये जो प्लैंक है वो x आगे चला गया। ठीक है, अगर हमें आंसर नहीं पता रहता कि पीछे जा किधर जाएगा तो जब इसको सॉल्व करते तो ये नेगेटिव आएगा। क्लियर ना? क्योंकि हम लोग पहले जान चुके हैं कि पीछे जाएगा, तो ये जब सॉल्व करेंगे ना तो ये नेगेटिव आएगा। और x का नेगेटिव आना ही हमें बताएगा कि जो हम माने थे आगे जाएगा वो गलत माने थे, वो पीछे जाएगा, क्योंकि x नेगेटिव आ रहा है। लेकिन वो बात की बात है। हमारे सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि पूरे सिस्टम को ही हम आगे x डिस्प्लेस कर देंगे, पहला स्टेप। दूसरा कि इनिशियल में जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होगा, मान लेते हैं यहां पर है x1, y1, xcom जो इनिशियल होगा यहां पर, बाद में मान लेते हैं यहां पर होगा कहीं पर। तो क्या ये पोजीशन बदलेगा क्या सेंटर ऑफ मास का? सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास xcom फाइनल। तो भले दोनों चलेंगे, ये चल करके यहाँ पर लास्ट में पहुंचने वाला है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ कोऑर्डिनेट था वो अभी भी और तभी भी होगा, वो नहीं बदलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल वाले का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं और फाइनल वाले का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं और दोनों को बराबर कर देंगे।
इनिशियल वाले का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, फाइनल वाले का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, दोनों को बराबर क्यों बराबर करेंगे? क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है वो बदलने वाला नहीं है। अब बताइए कि इनिशियल वाले का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो बताइए फॉर्मूला क्या होता है सेंटर ऑफ मास का? दो मास के लिए क्या होता है? तो बोलेंगे दो मास के लिए सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यही फॉर्मूला होता है। तो बताइए इनिशियल वाले का सेंटर ऑफ मास का इनिशियल पोजीशन बताइए, रखिए एक फॉर्मूला में। तो बोलेंगे जहां पर ओरिजिन माना गया था, जो मैन स्टार्टिंग में स्टैंड था वो ओरिजिन पर ही था, इसका उस मैन का स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगा? 0। मतलब m1 आ गया कैपिटल M, इसको m1 मानना है, ये m1 है ये m2 है, तो m1 आ गया कैपिटल M, लेकिन ओरिजिन पे होने की वजह से 0 प्लस। बताइए इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? रॉड का सेंटर ऑफ मास हमेशा बीच में लाई करता है, रॉड का सेंटर ऑफ मास बीच में लाई करता है, तो इसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस होगा? L/2। तो बताइए m2 कितना रखेंगे? m2 रखेंगे स्मॉल m इनटू, बताइए यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन फ्लैंक का, रॉड का फ्लैंक का जो भी है कितना होगा? L/2 होगा, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2।